गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 13वां लेसन हम कर रहे थे जिसका नाम था हम बीमार क्यों होते हैं। इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन। जो रोग है, संक्रामक रोग, वो किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, किस प्रकार से जो रोगी होता है उससे जो रोग है वो स्वस्थ व्यक्ति में आ जाता है। तो इसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे कि बहुत से सूक्ष्म जीव कारक, बहुत से सूक्ष्म जीव कारक मतलब बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके कारण जो रोग है वो फैलता है। बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। जो रोगी होता है, इस रोगी से बहुत से सूक्ष्म कारक होते हैं जो किसके अंदर आ जाते हैं, स्वस्थ मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। इसके जो तरीके हैं आने के, वो विभिन्न तरीके क्या हैं, निम्न हैं। सबसे पहले तरीके की बात करें तो वे सूक्ष्म जीव जिनका संक्रमण जो हवा के कारण फैलते हैं। किसके कारण फैलते हैं? हवा के कारण होता। उनकी बात अगर हम करें तो होता क्या है कि जब जो रोगी व्यक्ति है जब ये खांसता है या छींकता है तो इसके मुख से बूंदकों के रूप में छोटे छोटे बूंदक इसके मुख से बाहर निकलते हैं जब छींकते हैं तो। और इन बूंदकों के अंदर से ये जो बूंदक है, ये जब स्वस्थ मनुष्य के ऊपर पड़ते हैं तो इन बूंदकों में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और इन सूक्ष्म जीव किसके अंदर चले जाते हैं, फिर स्वस्थ मनुष्य के अंदर चले जाते हैं, जिससे स्वस्थ मनुष्य भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो इस प्रकार से वे रोग जो हवा के कारण फैलते हैं वो किस प्रकार से फैलेंगे कि जब रोगी व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा तो इसके जो मुख से जो छोटी छोटी बूंदें, जो थूक की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिन्हें हम बूंदक कहते हैं, ये जब अगले स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी तो इससे क्या होगा कि सूक्ष्म जीव जो है ये दूसरे स्वस्थ मनुष्य के अंदर चले जाएंगे और उसे क्या कर देंगे, रोगी कर देंगे। हम दूसरी बात करें, जब कोई रोग जल के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा। तो ये कैसे फैलेगा कि मान लीजिए कोई रोगी है जिसने किसी गिलास में भरा जल जो है वो पिया और जो गिलास है वो क्या हो गया, संक्रमित हो गया। अब इसी गिलास से क्या होगा कि कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति अगर पानी पिएगा तो ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ऐसा हैजा जो रोग होता है इसमें ऐसा ही होता है। हैजा रोग से ग्रसित जो रोगी होता है, जब ये किसी गिलास से पानी पीता है और उसी गिलास से जब स्वस्थ व्यक्ति पानी पी लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो ये दो कारण पढ़े हमने। तीसरी अगर बात करें तो लैंगिक क्रियाएं जो होती हैं, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा भी जब दो व्यक्ति संपर्क में आते हैं, जब दो व्यक्तियों में शारीरिक संबंध बनता है तो उस समय भी एक रोगी व्यक्ति से जो रोग है वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आ जाता है। ऐसे रोग जैसे एड्स हो सकते हैं, सिफिलिस हो सकते हैं, जो शारीरिक संबंध दूसरे स्वस्थ व्यक्ति से बनाने पर हो सकते हैं उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। तो ये हमने बात की रोग फैलने के साधनों में।
आगे हम अगर इसी में बात करें तो हमारा जो पर्यावरण होता है, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, इस पर्यावरण में भी क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो जंतुओं को ग्रसित करते हैं या जंतुओं को संक्रमित करते हैं। जब ये संक्रमित जंतु अगर हमें स्वस्थ मनुष्य को काट लेता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कुत्ता है, उस कुत्ते के अंदर कोई सूक्ष्म जीव है और इस सूक्ष्म जीव के कारण जब यदि कुत्ता इस स्वस्थ व्यक्ति को, मनुष्य को काटेगा तो ये सूक्ष्म जीव इस स्वस्थ मनुष्य के अंदर शरीर में पहुंच जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। यानी कि जो पर्यावरण है उसमें सूक्ष्म जीव जो हैं वो अगर किसी कुत्ते या किसी अन्य जंतु को संक्रमित कर रहे हैं और वो संक्रमित जानवर अगर हमारे संपर्क में आता है किसी भी प्रकार से, तो उससे हमें भी क्या हो जाते हैं, वे रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एक रोग जो होता है वो दूसरे के अंदर स्वस्थ मनुष्य में फैलता है। इसी प्रकार मच्छर जो होते हैं इससे भी रोग फैलते हैं। इस मच्छर की वजह से जब ये मच्छर हमें काटता है, तो मादा एनाफिलीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके शरीर में उपस्थित प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस प्लाज्मोडियम के कारण हम क्या हो जाते हैं, मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार मलेरिया मच्छर, कुत्ता आदि अन्य जंतुओं से भी जिनके अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा उनके संपर्क में आने से या उनके काटने से स्वस्थ मनुष्य में भी क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो ये हमने 4 रोग के क्या पढ़े, साधन पढ़े रोग फैलने के। इन साधनों के कारण जो रोग होता है वो एक स्वस्थ व्यक्ति में, रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। आगे हम बात करते हैं अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति की। अंग विशिष्ट या उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति की। अंग विशिष्ट या उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है? इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों के विभिन्न स्पीशीज होते हैं, विभिन्न जातियां होती हैं सूक्ष्म जीवों की। विभिन्न जातियां शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती है। शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो हमारे एक विशिष्ट उत्तक या विशिष्ट अंग को ही क्या करता है, प्रभावित करता है। इसे हम अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति या उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति कहते हैं। और ये ऐसा जो चुनाव होता है कि वो किस उत्तक या किस अंग को संक्रमित करेगा, ऐसा जो चुनाव है ये उस सूक्ष्म जीव के प्रवेश स्थान, उस सूक्ष्म जीव के प्रवेश स्थान पर निर्भर करता है। देखिएगा, अब आपके समझ में आ जाएगा। हम उदाहरण की बात करते हैं। मान लीजिए कोई सूक्ष्म जीव हवा के माध्यम से हमारे नाक के द्वारा प्रवेश करेगा तो वह फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों को ही क्या करेगा, संक्रमित करेगा। यानी कि उसने हमारे नाक के रास्ते से, यानी नाक जो है उसके रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश किया और नाक के जरिए अगर प्रवेश करेगा तो वो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से संबंधित ही रोग को फैलाएगा और फेफड़ों को ही क्या करेगा, संक्रमित करेगा। तो यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जिस रास्ते से, जिस स्थान से हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, उसी स्थान, उसी रास्ते के अंदर जो हमारे विशिष्ट अंग आएंगे या विशिष्ट उत्तक आएंगे, उन्हीं को वो क्या करेगा, संक्रमित करेगा। इसे हम अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति या उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम और उदाहरण पढ़ें, जैसे कि मान लीजिए हमारे मुंह के द्वारा
मुख के द्वारा अगर कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो आहार नाल में जाएगा, और आहार नाल में जाएगा तो वो क्या करेगा, आहार नाल से संबंधित रोग फैलाएगा, या यकृत में जाएगा तो वो पीलिया फैलाएगा, और इसके अलावा टाइफाइड रोग हो सकता है। तो इस प्रकार के रोग कहाँ से होंगे, आहार नाल से। जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में मुंह के द्वारा प्रवेश करेगा तो वो आहार नाल को संक्रमित करेगा, और अगर वो यकृत में जाएगा तो वो क्या करेगा, पीलिया रोग उत्पन्न करेगा। हमें HIV वायरस की बात करें, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके द्वारा क्या होता है, रोग होता है एड्स। कौन सा रोग होता है, एड्स। तो लैंगिक संपर्क के दौरान या लैंगिक क्रिया के द्वारा जब दो व्यक्ति संपर्क में आते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो एक व्यक्ति से HIV वायरस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अब ये जो एड्स रोग होगा, ये HIV जो है, ये जिस रास्ते से प्रवेश किया है उस रास्ते पर न जाकर, उस रास्ते से संबंधित रोग न फैलाकर ये क्या करेगा, लसिका ग्रंथियों में जाएगा। कहाँ जाएगा, लसिका ग्रंथियों में, और लसिका ग्रंथियों में से क्या फैलाएगा, रोग फैलाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्स रोग कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति सभी में हो, जिस रास्ते से वो जाएगा जरूरी नहीं उसी रास्ते उसी स्थान पर क्या करेगा, वो संक्रमित करेगा। जिस HIV अलग स्थान से शरीर में प्रवेश करता है और अलग उत्तक या अलग ग्रंथियों क्या करता है, संक्रमित करता है। इसी प्रकार अगर हम आगे पढ़ें तो जैसे मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो मलेरिया को उत्पन्न करते हैं, मलेरिया रोग को, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है, मच्छर के काटने से। परंतु ये बाद में पहले तो कहाँ जाता है, यकृत में प्रवेश करता है, उसके बाद में कहाँ चला जाता है, RBC रेड ब्लड कॉर्पुसल्स में चला जाता है। इस प्रकार इसमें भी प्लाज्मोडियम ने जहाँ से प्रवेश किया वहाँ पर संक्रमण न करके कहाँ किसको संक्रमित किया, यकृत और RBC को। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सूक्ष्म जीव जिस स्थान से प्रवेश करे उसी स्थान को ही संक्रमित करे, उसके अलावा अन्य स्थानों को भी, अन्य अंगों या अन्य ऊतकों को भी क्या कर सकते हैं, रोगी या संक्रमित कर सकते हैं। तो इस बातों को अपने को ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति या अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति कहते हैं। आगे हम बात करते हैं उपचार के नियमों की। हम किस प्रकार से रोग का उपचार कर सकते हैं। तो उपचार के 2 उपाय होते हैं। कितने उपाय होते हैं, 2 उपाय। हम रोगों से अपने शरीर को बचाव के लिए 2 उपाय अपना सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, रोग होने से ही बच सकते हैं। या रोग के कारण जो होता है, रोग होने का जो कारण होता है, इस कारण को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोग कुपोषण से हो रहा है तो हम अच्छा पोषण प्राप्त करें, कुपोषण से होने वाले रोगों को रोक सकते हैं। तो ये तो हमने बात की दूसरे की कि रोग होने के कारण को ही समाप्त कर दे। अगर हम मच्छरों को समाप्त कर देंगे तो मलेरिया रोग होगा ही नहीं। बात समझ आई। यानी हमने क्या कर दिया, रोग होने का कारण, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो अशुद्ध जल हो, चाहे वो कुपोषण हो, कुछ भी हो, अगर हमने उस कारण को ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, तो रोग होगा ही नहीं। हम पहले की बात करें कि रोग के प्रभाव को कम करना, तो रोग के प्रभाव को हम कम किस प्रकार से करते हैं, औषधियों के माध्यम से करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो उससे संबंधित हम क्या लेते हैं, औषधि लेते हैं, और उस औषधि से क्या हो जाते हैं, हमें
ठीक हो जाते हैं, यानी कि रोग का प्रभाव क्या हो जाता है, हट जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इस प्रकार उपचार के नियमों में हम दो उपायों को पढ़ते हैं। एक तो रोग के प्रभाव को कम कर देना, जो हम औषधियों के माध्यम से करेंगे। ये औषधियाँ सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ये औषधियों से एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी जो होती है वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा रोग होने का कारण क्या कर देना, समाप्त कर देना। अगर मच्छर से अगर कोई रोग हो रहा है, अशुद्ध जल से अगर कोई रोग हो रहा है, कुपोषण से अगर कोई रोग हो रहा है, तो इन कारणों को ही हम नष्ट कर देते हैं। कुपोषण की जगह अगर हम अच्छा पोषण प्राप्त करेंगे, अगर अशुद्ध जल की जगह हम शुद्ध जल पिएंगे, तो हम रोगी होंगे ही नहीं। इसके अलावा मच्छरों को अगर हम उत्पन्न ही नहीं होने देंगे तो मच्छर काटेंगे नहीं और मलेरिया रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें उपचार के नियमों में दो उपायों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो निवारण के सिद्धांत पढ़ते हैं। रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है, निवारण के सिद्धांत पढ़ते हैं। दो सिद्धांत हैं निवारण के। पहला तो है सामान्य विधि और दूसरी है रोग विशिष्ट विधि। अगर हम सामान्य विधि की बात करें तो इस विधि में क्या होता है कि रोगी से दूर रहें। हम क्या रहें, रोगी से दूर रहें, तो हमारे वो रोग होगा ही नहीं। जो रोगी व्यक्ति है या जो रोगी सदस्य है घर में, इसका भोजन जो है, भोजन करने की जो थाली है, जो गिलास है पानी पीने का, इनको हम क्या नहीं लें, यूज में नहीं लें। और जितना हो सके रोगी से क्या बनाए रखें, दूरी बनाए रखेंगे, तो हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो टच में या संपर्क में नहीं आएगा और हमारे रोग नहीं होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की सामान्य विधि। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी विधि है रोग विशिष्ट विधि। इस विधि में क्या होता है कि कोई रोग होने पर इस रोग से संबंधित जब हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है शरीर का, ये प्रतिरक्षा तंत्र इस रोग की पहचान करता है, और इसके पहचान करने के बाद में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर क्या बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी क्या करती है, रोग जिस सूक्ष्म जीव से हुआ है उसे नष्ट कर देती है। अब क्या होता है कि जब यही रोगाणु, यही सूक्ष्म जीव शरीर में दोबारा प्रवेश करता है, तो जो एंटीबॉडी होती है ये सीधे ही क्या कर देती है, बिना दवाई लिए, बिना औषधियों के दोबारा प्रवेश करने पर इस सूक्ष्म जीव को सीधे ही क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण का मतलब हम टीके के द्वारा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। यानी हमें इन टीकों के माध्यम से सूक्ष्म जीवों से संबंधित या सूक्ष्म जीव से बनी हुई एंटीडोज शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे हम रोगी नहीं होते। लेकिन जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अब जब भी कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो उसे प्रतिरक्षा तंत्र सीधे ही क्या कर देगा, प्रतिरक्षा तंत्र सीधे ही नष्ट कर देगा। हमें कोई दवाई औषधियाँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे हम कहते हैं रोग विशिष्ट विधि। इसके कारण आजकल आपने देखा होगा पोलियो, डिप्थीरिया, चेचक आदि के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों से क्या होता है, जब चेचक
पोलियो या डिप्थीरिया का रोगाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश होते ही प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए बच्चा रोगी नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, रोग विशिष्ट विधि कहते हैं। तो ये हमने जो टॉपिक है, हमारा लेसन जो है ये है पूरा हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।